समझिए कि डेंसिटी जितना ज्यादा क्लोज होगी, ज्यादा होगी, उतना ज्यादा आपका एयर में ऑक्सीजन मोल्स अवेलेबल होंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं, ऐसा हम सोच के चल रहे हैं। बिकॉज जो नाइट्रोजन वाला पार्ट है एयर में वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, इट इज अ यूजलेस। बट ऑक्सीजन वाले पार्ट को यदि मैंने उसमें कंसिडर करना है तो जितना ज्यादा मॉडरेट टेम्परेचर का एयर आएगा, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, इससे ज्यादा जाता है तो मेरा कंबशन इफिशिएंसी फिर ड्रॉप हो जाएगा। तो अब मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि मेरे पास 1 ग्राम फ्यूल था एंड 14.7 ग्राम एयर था। अब मुद्दा ये आता है इक्विवेलेंस रेशियो क्या है। अब जब मैं गाड़ी को, जैसे तुम्हारे पास घर में कोई भी गाड़ी हो, स्पेशली फॉर 4 व्हीलर न्यू जनरेशन का मैं बात करूंगा, एमपीएफआई वगैरह, न्यू जनरेशन मतलब 8 से 10 साल 15 साल पुरानी भी चलेगी। तो जैसे ही वो गाड़ी को चालू करते हैं, इवन कॉर्पोरेटर वाला गाड़ी को भी बेटा, एक्सीलेटर मत दीजिए, आप चालू करेंगे एकदम से इंजन का आरपीएम चालू हो जाएगा गाड़ी और इंजन का आरपीएम ज्यादा बढ़ेगा, या आपको ऐसा फील होगा एकदम रेस बढ़ रही है गाड़ी की। और वो जो आरपीएम है बेटा वो 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट पे आके रुक जाएगा। उसके बाद विद इन 5 to 7 सेकेंड्स में आप देखेंगे, बिना एक्सीलेटर देना, एक्सीलेटर नहीं देना है, आप देखेंगे कि अपने आप वो चीज ड्रॉप डाउन हो रही है, आरपीएम आ रहा है, कम हो रहा है, और कम होते होते वो 7 सेकंड के आराम पे आराम 800 के आसपास वो रुक जाएगा, 800 से 900 के बीच में। ठीक है। अब आप इसके बाद गाड़ी चलाते हैं, फर्स्ट गियर डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, चौथा फॉरवर्ड के बाद आप ओवर ड्राइव पे आ गए और एक कांस्टेंट स्पीड 70 किलोमीटर की रफ्तार से चलाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने एक गाड़ी को चालू करके छोड़ दिया तो मुझे ज्यादा अच्छा एवरेज मिलेगा, या मैं 70 की स्पीड पे गाड़ी को लंबा चला रहा हूँ, एक से स्पीड पे, ना फालतू ब्रेक लगा रहा हूँ ना कुछ लगा रहा हूँ, और 5वां गियर में चला रहा हूँ, तो एवरेज अच्छा मिलेगा? बताइए मेरे को किसमें अच्छा एवरेज मिलेगा, प्लीज बोलिए। किशन, प्रयाग, हाँ यस बोलो सर। बेटा, किसमें एवरेज अच्छा मिलेगा? मेरी अब बात समझ में आई थी नहीं आई थी? हाँ हेलो। किशन, मेरी बात सर आवाज फंस रही है आपकी। अभी भी, अब सही आ रही है आवाज, ये गड़बड़ है? अभी सही है सर, पहले फंस रही थी। मैं ये कह रहा हूँ बेटा, एक गाड़ी को मैंने चालू करके छोड़ दिया आइडल आरपीएम पे, जिसमें मैंने बिल्कुल एक्सीलेटर, सर आवाज नहीं आ रही। यार अभी आ रही आवाज? हेलो। हेलो। सर मेरा नेटवर्क लगता है कमजोर है। हाँ प्रयाग, मेरी आवाज आ रही है? अंकित, अंकित, प्रयाग, तुषार। ये सर आ रही है आपकी आवाज? हाँ यस सर आ रही है। तो अंकित, मेरा क्वेश्चन समझ में आया आपको कि एक गाड़ी को मैं आइडल आरपीएम पे चालू करके छोड़ देता हूँ और एक गाड़ी को मैं पहले गियर से लेके 5वां गियर तक लगा के कांस्टेंट 70 की स्पीड पे रन करता हूँ, एक सी स्पीड पे बिना ब्रेक वगैरह दबाए, और मैं ड्राइव करता हूँ करीबन 40 किलोमीटर, तो इन विच कंडीशन आई विल गेट द मैक्सिमम माइलेज? कोई बता पाएगा प्लीज? बोलो यार, सही होगा गलत होगा बोलो तो। हाँ प्लीज बोलो। तुषार, सर शायद जब गियर चेंज करेंगे, 5 गियर, तब। देखो बेटा, आप जब आइडल स्पीड पे रहते हैं तो इक्विवेलेंस रेशो का यहीं से इंपॉर्टेंस चालू होता है। एयर फ्यूल रेशो अपनी जगह पे है, क्योंकि जब मैं एयर फ्यूल रेशो की बात करता हूं तो कॉन्स्टेंटली मैं सिर्फ 1 ग्राम पेट्रोल पे मैं ज्यादा ताकत और पिकअप और स्पीड नहीं ले सकता।
तो फॉर बेटरमेंट ऑफ द व्हीकल स्पीड परफॉर्मेंस तो मेरे को इक्विवेलेंस रेशो को वेरी करना पड़ता है। तो इक्विवेलेंस रेशो जो वेरिएशन होता है वो 3 पैटर्न पे होता है। इक्विवेलेंस रेशो को हम लोग डिनोट करते हैं phi से, एंड phi इज द रेशो ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर actual divided by air fuel mixture with the stoichiometric ratio, or it is also known as a chemical correct air fuel mixture. stoichiometric ratio को हम क्या कहते हैं? chemical correct एयर फ्यूल मिक्सचर, मतलब परफेक्ट 1 ग्राम पेट्रोल है तो 14.7 ग्राम उसमें एयर है। तो जब इस पैरामीटर को मैं कंसीडर करता हूं तो इसके 3 वो निकलते हैं सम। पहला निकलता है इफ phi is equal to 1, if phi is less than 1, if phi is greater than 1। अब ये 3 पैरामीटर है बेटा जो पूरी व्हीकल की फ्यूल इफिशिएंसी को कंट्रोल करता है। अब इसको यदि मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से जोड़ने की बात करता हूं बेटा, तो पहला वाला जो एयर फ्यूल मिक्सचर होगा दैट इज कॉल्ड द रिच मिक्सचर। जब मैं गाड़ी को चालू करने की कोशिश करता हूं तो उस समय जो एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा दैट इज कॉल्ड द रिच मिक्सचर। ठीक है जी। दूसरा, जब मैं गाड़ी को पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर और चौथा गियर तक जाता हूं, अभी 5वें पे नहीं आया हूं मैं, कांस्टेंट स्पीड को मैंने अचीव नहीं की, तो उस केस में बेटा ट्रैफिक की सिचुएशन और स्पीड अप एंड डाउन वो होते होते नॉर्मल ड्राइविंग करना है, रैश ड्राइव नहीं करना है, तो वो एप्लीकेशन में आता है मॉडरेट एयर फ्यूल मिक्सचर। तो जो रिच मिक्सचर होता है वो होता है हमेशा 1:9, मतलब 1 ग्राम फ्यूल 9 ग्राम ऑफ एयर। पेट्रोल की क्वांटिटी है वो फिक्स रखते हैं, एयर की क्वांटिटी को वेरी करते हैं। सेकंड, जब मॉडरेट एयर फ्यूल मिक्सचर होगा बेटा, तो मॉडरेट एयर फ्यूल मिक्सचर में जो एयर फ्यूल रेशियो होगा दैट इज 1:12, 12 ग्राम ऑफ एयर 1 ग्राम ऑफ द फ्यूल। लास्ट में जब मैं बढ़िया गाड़ी को एक कांस्टेंट स्पीड पे चला रहा हूँ, 5th गियर में बिल्कुल फ्रिक्शनलेस ड्राइविंग दे रहा हूँ, लगातार चला जा रहा हूँ 50 से 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे, तो that air fuel ratio is gives the maximum fuel efficiency and that is come under the 1:14.7. This is the ideal condition. और ये जो 1:14.7 है इसको हम कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक रेशियो और एक केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो। इस कंडीशन पे यदि मैं पहुंचता हूं और ऑप्टिमम ले रहा हूं तो मेरे को बेस्ट फ्यूल इफिशिएंसी मिलेगी। बट प्रैक्टिकली वेरिएबल पैरामीटर्स जो है बेटा, जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वेरी करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर का टेम्परेचर वेरी करता है, और इंजन के अंदर जो थर्मल लॉसेस हो रहे हैं फ्यूल कंबशन का वो वेरी करता है। तो ये वेरिएशन के कारण हमारा जो स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो है वो भी वेरी होता रहता है। तो स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो जो होता है वो उसको मोटे तौर पे जो हम डिफाइन करेंगे तो इक्विवेलेंस रेशियो के थ्रू करते हैं कि फ्यूल बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है तो इसका मतलब है बेटा रिच मिक्सचर चल रहा है या लीन मिक्सचर चल रहा है या मॉडरेट मिक्सचर चल रहा है। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई शंका हो तो बताइए। कोई शंका? नो सर। ओके, तो अब रही बात, ये जो इक्विवेलेंस रेशियो हो गया इसको सेट कौन करता है? तो इसको सेट करने के लिए, क्योंकि आप तो एक बार गाड़ी को स्टार्ट की और चल दिए और आपने ये भी देखना है कि एवरेज आना है, तो इसमें जो वेरिएबल पैरामीटर्स होते हैं जो मैंने बताए थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बाद एयर का टेम्परेचर जो अंदर आ रही है इंजन में कंबशन के लिए, और तीसरा इंजन के अंदर का टेम्परेचर जो थर्मल लॉसेस के कारण बढ़ रहा है। चौथा जो इंपॉर्टेंट होता है वो है आप वेरिएबल पैरामीटर्स में आएंगे जब आप गियर रेशियो को बकायदा एक टाइम के हिसाब से नहीं बदलते हैं और बहुत ज्यादा एक्सेलेरेटर दे रहे हैं, तो ये सारे पैरामीटर्स जो हैं ये हमारे वेरिएबल इक्विवेलेंस रेशियो को अफेक्ट करते हैं। अब इसके बाद आता है कि ये जो इक्विवेलेंस रेशियो है ये सेट किसके माध्यम से होता है?
तो दो तरीके होते हैं बेटा, एक होता है कार्बोरेटर डिवाइस होता है, दूसरा होता है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो जब शुरू में टेक्नोलॉजी में जो कार्बोरेटर आया था वो उसका हम कहते हैं कार्बोरेशन प्रोसेस। अब कार्बोरेशन प्रोसेस क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी फ्यूल डायरेक्टली फ्लेम को कैच नहीं करता है। जब तक वो वेपर फॉर्म्स में नहीं आएगा फ्लेम प्रोपेगेट नहीं होगी, फ्लेम इनिशिएट नहीं होगी। तो कार्बोरेटर और कार्बोरेशन इज द प्रोसेस टू प्रोड्यूस द फाइन पार्टिकल ऑफ द ऑटोमाइज स्प्रे एयर फ्यूल मिक्सचर। तो जब तक मैं, आप बार बार शॉप में जाते हो अपने फेस पे वो स्प्रे मारते हैं, तो दैट इज द फाइन पार्टिकल ऑफ द वाटर, वो वेपर फॉर्म में आए। वो वेपर फॉर्म में यदि पार्टिकल नहीं आएगा तो फ्लेम डेवलप या इनिशिएशन नहीं होगा। क्या नाम है, क्या नाम है तुम्हारा? मुंह पे लाओ लाओ। तो ये जब जमा होगा जब फीस भरेगा बेटा। तुम्हारा कितना बचा है? तो बेटा एक एप्लीकेशन लिखो, पुरानी रसीद लिखा दो और मैं इसमें लिख देता हूँ, एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट करें और कुशवाहा सर या प्रिंसिपल सर के साइन ले लो, प्रिंसिपल सर। तो तुमको 10-12 दिन का समय मिल जाएगा, या जैसे तुम बोल रहे हो ना 1 जनवरी, तो वो डेट डाल ले आओ एक एप्लीकेशन। ठीक है, हाँ जी सॉरी, अपन कहाँ थे? कार्बोरेशन प्रोसेस पे थे। तो कार्बोरेशन प्रोसेस आपको समझ ही आ गया। कार्बोरेशन प्रोसेस इज नथिंग लाइक इट इज प्रोड्यूस द एयर फ्यूल मिक्सचर इन द ऑटोमाइज्ड फॉर्म। एटोमाइज्ड फॉर्म मतलब फाइन स्प्रे पार्टिकल्स में मेरे को एयर फ्यूल मिक्सचर को मिक्स करके प्रोड्यूस करना है। अब इसके लिए मैंने एक छोटा सा डिवाइस बनाया जो ये सारे काम करेगा, उस डिवाइस का नाम है कार्बोरेटर। क्लियर? कार्बोरेटर में आपने छोटे छोटे से फंक्शन परफॉर्म होते हैं। एक होता है बैरल होता है उसके अंदर में, और उस बैरल में हम लोग वेंचुरी क्रिएट करते हैं, और उस वेंचुरी के सेंटर पे एक छोटा सा पतला नोजल लगाते हैं, और वो नोजल पेट्रोल की लाइन से कनेक्ट कर देते हैं जहां से फ्यूल आएगा उसमें। नोजल की हाइट और पेट्रोल जहां पे भरते हैं उसको हम बराबर रखेंगे ताकि बिना मतलब का पेट्रोल उसमें से लगातार बह ना सके। सिर्फ वहां पे पेट्रोल का एक पॉइंट बन के रुक जाए कि जब हमारी रिक्वायरमेंट होगी तभी पेट्रोल उसमें से निकले। अब जैसे पिस्टन टॉप डेड से बॉटम डेड चलता है तो एटमॉस्फेयर से एयर सक करता है। एटमॉस्फेयर से जब एयर सक करता है तो वो वाली एयर कार्बोरेटर के इनटेक में आती है जो बैरल होता है, उसके बाद वहां से फ्लो करती हुई वो वेंचुरी वाले पार्ट पे आती है। तो जैसे ही वो रिड्यूस क्रॉस सेक्शन एरिया के वेंचुरी पे पहुंचेगा वहां पे प्रेशर ड्रॉप होता है, और प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से एक छोटा सा वैक्यूम प्रेशर क्रिएट होता है। वो वैक्यूम प्रेशर जैसे ही क्रिएट होता है, जो पेट्रोल का जो नोजल लगा हुआ है वहां पे पेट्रोल का एक बबल आके इकट्ठा हो जाता है, और पीछे से जो आती हुई हवा है, क्योंकि प्रेशर ड्रॉप हुआ, वैक्यूम हुआ, तो एयर की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और वो जो कमिंग एयर है हाई वेलोसिटी उस वो पेट्रोल बबल को स्ट्राइक करती है, और जैसे वो स्ट्राइक होती है दैट पेट्रोल पार्टिकल्स स्प्रेड इन अ नंबर ऑफ फाइन पार्टिकल्स, और वो एयर के साथ मिक्स होके आपका कंबशन चैम्बर में इंजन के अंदर चला जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द कार्बोरेटर, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड द कार्बोरेशन प्रोसेस। मतलब एक एंड पे कार्बोरेटर के फ्रेश एयर आ रही है, सेकेंड एंड पे एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा है। अब जब एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर जाएगा तो एक कंडीशन हो गई आइडल कंडीशन, तो उस समय रिच मिक्सचर जाएगा। रिच मिक्सचर जाएगा, उसके बाद हम कह रहे हैं जी गाड़ी चालू हो गया, तो अब हमें रिच मिक्सचर मतलब 9:1 जाता रहेगा तो हमारा तो फ्यूल टैंक जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना
है, एक ऐसा डिवाइस बनाना है, एक ऐसा सर्किट डिजाइन करना है कि उसके बाद जब गाड़ी चालू होती तो ठंडी रहती है, उस समय रिच मिक्सचर चला गया, जैसे जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आ रहा है वो उस केस पे वो मॉडरेट मिक्सचर की तरफ आ जाए, मतलब एयर की क्वांटिटी बढ़ती जाए ताकि मेरा फ्यूल लीन होता जाए। तो उसके लिए बेटा एक हम लोग आइडल सर्किट डिजाइन करते हैं। जैसे ही आइडल सर्किट हम डिजाइन करते हैं, आप थोड़ा सा एक्सीलेटर देते हैं, वो आइडल सर्किट ऑपरेट मोड में आ जाता है और वो एक्सेस एयर की सप्लाई को बढ़ा देता है। अब इसके बाद आप पहला गियर दूसरा गियर से लेके पांचवें गियर तक ड्राइव कर रहे हैं 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे, तब उस केस में पूरा आप एक्सीलेटर दे रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा हवा आ रही है, और उस केस में मिक्सचर का जो पेट्रोल का जो रेशो है वो उतना ही रहेगा, लेकिन एयर की क्वांटिटी बढ़ गई, मैक्सिमम जो एयर डिस्चार्ज रेट आएगा वो 14.7 ग्राम के आसपास आएगा, और उस रेशो पे मिक्सचर लीन हो जाता है। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ द कार्बोरेटर एंड कार्बोरेशन प्रोसेस। इसमें कोई शंका है तो पूछो। और जब से प्रॉब्लम ये हो रहा था कार्बोरेटर में कि मैंने सपोज अपने कॉलेज कैंपस जहां पे है वहां का जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेट अस कंसीडर 101 किलो पास्कल, वहां मैंने एयर फ्यूल मिक्सचर को सेट कर दिया गाड़ी का कि जी बेस्ट माइलेज दे। लेकिन जब मैं उसको लेके एक हिली एरिया में ऊपर चढ़ा जाता हूं, करीबन 50 फीट ऊपर, ग्राउंड से 50 फीट ऊपर, तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा कम होगा, कोई बता पाएगा? हेलो एवरीवन। सर कम जी, होगा। कम होगा। तो जो कम होगा बेटा, तो उस केस में जब मैंने एयर फिल मिक्सचर जो सेट किया था वो प्रोपेगेशन गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो उस लेवल पे फिर मेरे को एवरेज नहीं मिलेगा, पेट्रोल ज्यादा हो जाएगा, हवा कम हो जाएगी। तो ये जो चीज मेरे को मैनुअली करना था बेटा कार्बोरेटर के अंदर, वो जब से इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आया है वो एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है, और वो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के कारण जितने हमने सेंसर्स और एक्चुएटर्स जो अप्लाई किए हुए हैं उनके कारण वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बेटा खुद एडजस्ट हो जाता है, मेरे को मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जितनी न्यू जनरेशन व्हीकल आ रही है जिसको हम मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कहते हैं, और एक्चुअल उसका जो नाम है मल्टी पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, मल्टी पॉइंट एक लेमन लैंग्वेज में कह देते हैं, बट बेसिकली इट इज अ मल्टी पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, वो सबसे ज्यादा इफिशिएंट काम करता है। गाड़ी का स्टार्टिंग अच्छा हो गया, गाड़ी का पिकअप अच्छा हो गया, और बहुत तेज स्पीड में भी इट डिलीवर्स द वेरी गुड माइलेज। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके बाद मैंने एक छोटी सी चीज बताई थी, नॉकिंग। अब ये नॉकिंग क्या होता है, कुछ आइडिया किसी को? बताइए। एनी आइडिया अबाउट नॉकिंग? हाँ जी, कोई आइडिया नहीं नॉकिंग का? बोलो भाई, कुछ तो बोलो। हेलो। दो सर, आप ही बता कोई आइडिया नहीं है? कौन सी घर में कौन सी मोटरसाइकिल है? दीजिए। सर घर में स्कूटी है। स्कूटी है ना? हाँ सर। ओके। और किसी के घर में कोई मोटरसाइकिल? किसी के घर में कोई मोटरसाइकिल? हाँ जी, कुछ बोलो बच्चों। हम्म।
ओके। जी सर। आपने कई बार इंजन से दो तरीके की आवाज सुनी होगी। एक, जब आप लगातार गाड़ी को चलाते हैं, मोटरसाइकिल को, या खास करके 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल में, क्योंकि इंजन आगे रहता है, वो नॉइस क्लियर आ जाता है, या कारों में भी आती आवाज। लगातार 50-60 किलोमीटर चलाने के बाद यदि आप थोड़ी कम स्पीड में, जब आपको गियर बदलने की जरूरत है लेकिन आप गियर नहीं बदलते हैं, उसको चौथे और पांचवें चलाते हैं, तो टन 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 ऐसा एक बेल जैसी आवाज आती है इंजन के अंदर से। कभी रियलाइज किया उसको? खास करके टीवीएस की गाड़ियों में ज्यादा आता, होंडा, टीवीएस, बजाज। कभी फील किया? यस सर। जी। यस सर। ओके। तो ये जो चीज है, इसी को हम कहते हैं बेटा नॉकिंग। और एक आवाज आती जब आप मोटरसाइकिल को बंद करके जाते हैं और बंद कर देते हैं और उसको साइड स्टैंड या जो भी मेन स्टैंड में टिका दिया, और उसके बाद आप थोड़ी देर वहां रुकते हैं, तो आपको टिक टिक, घड़ी के टिक टिक जैसी आवाज आती है इंजन से। कभी ध्यान दिया उस पर, नोटिस किया? हाँ सर। ओके। सब तो गाड़ी ये बंद करते दोनों, हैं तो आवाज आती है। हाँ, थोड़ी देर तक खड़ी आती कर। रहती है, टिक यस टिक सर। टिक ऐसी करके। तो ये जो दो फिनोमिना है, पहला वाला जब गाड़ी चलती हुई जो आवाज आती है उसको हम कहते हैं बेटा नॉकिंग। और सेकंड जो फिनोमिना है कि जब हम मोटरसाइकिल बंद करके चले जाते हैं और उसमें जो आवाज आती है उसको कहते हैं हम सरफेस इग्निशन। अब सरफेस इग्निशन और नॉकिंग में जो डिफरेंस है वो ये है कि जब पिस्टन को आप इंजन को लगातार चला रहे हैं, और इंजन को लगातार चलाने के बाद जब सक्शन स्ट्रोक में जो भी आप एयर फ्यूल मिक्सचर को सक करते हैं, उसके बाद इनलेट वॉल बंद होता है, फिर कंप्रेशन स्ट्रोक चालू होता है, और कंप्रेशन स्ट्रोक में एयर फ्यूल मिक्सचर को आप कंप्रेस करते हैं। जब एयर फ्यूल मिक्सचर को आप कंप्रेस करते हैं और ऑलरेडी पहले से ही इंजन प्री हीटेड है, उस केस में क्या होगा बेटा कि जब तक एयर फ्यूल मिक्सचर पूरी तरह से कंप्रेस ना हो, तब तक ऊपर जब पिस्टन ना जाए टीडीसी तक, जब तक वहां पे स्पार्क प्लग में स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होगा और एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न नहीं होगा। लेकिन इंजन का पहले से टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ चुका रहता है कि जैसे जैसे आप एयर फ्यूल मिक्सचर को प्रेस करते हैं, हाँ प्रयाग, समय से पहले कंबशन, वेरी गुड, यही है। और जैसे जैसे आप दबाते हैं, तो जैसे कोई चीज को कंप्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर बनता है, बढ़ता है, और वो टेम्परेचर होने के कारण एयर फ्यूल मिक्सचर कुछ अमाउंट तक जलना शुरू हो जाता है। अब जब जलना शुरू हो जाता है बेटा, तो वहां पे एग्जॉस्ट गैस बननी शुरू हो जाती है। अब जब वो एग्जॉस्ट गैस बननी शुरू होती है तो वो बैक प्रेशर क्रिएट करती है और पिस्टन के ऊपर रेजिस्टिव फोर्स क्रिएट करती है और कहती है कि तुम ऊपर मत जाओ। पर चूंकि पिस्टन क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड है, उसको ऊपर जाना है, साइकिल तो कंप्लीट करनी है, तो उस केस में पिस्टन अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करता है, और वो वाइब्रेशन जो होता है उसको हम कहते हैं पिंगनिंग साउंड। PINGING, पिंगनिंग साउंड। और ये पिंगनिंग साउंड जो है, इसी को हम नॉकिंग कहते हैं। अब ये नॉकिंग यदि बहुत ज्यादा हो जाए, सीवियर हो जाए, तो हमारा इंजन डैमेज हो सकता है, पिस्टन फट सकता है, क्रैक हो सकता है, पिस्टन रिंग टूट सकती है, और फाइनली इंजन सीज हो सकता है। तो ये सारे पैरामीटर्स को हमें कंसिडरेशन में लेना पड़ता है। अब नॉकिंग ना हो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। फिर से मैं एक बार प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा हूं। सक्शन स्ट्रोक हुआ, इनलेट वॉल खुला, एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आया। इसके बाद सक्शन स्ट्रोक खत्म हो रहा है, पिस्टन टॉप डेड पे पहुंच चुका है, अगले स्ट्रोक के लिए चालू हो रहा है जिसको हम कंप्रेशन स्ट्रोक कहते हैं। दोनों वॉल बंद हो गए, एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेशन होना चालू हो गया। इंजन का टेम्परेचर पहले से 80 डिग्री पहुंच चुका था, और मैं एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और जो एयर फ्यूल का मिक्सचर जो परफेक्ट ऑक्सीजन के साथ
रिएक्ट कर जाएगा, मतलब 1 मोल ऑफ पेट्रोल रिएक्ट विद द 1 मोल ऑफ द ऑक्सीजन, वो जल्दी से वेपर्स फॉर्म में आएगा और हो सकता है वो इतना ज्यादा गर्म हो गया है कि वो जलना शुरू हो जाए। अब वो जलना शुरू हो रहा है और उसी समय स्पार्क प्लग ने स्पार्क दे दिया, तो और तेजी से वो मिक्सचर जलना शुरू हुआ और वो जो जल चुका रहता है वो पिस्टन को ऊपर आने से रोकता है। लेकिन वो सिचुएशन भी चलती रही, पिस्टन ऊपर आने से रुक रहा है, लेकिन साइकिल कंप्लीट करनी है, ऊपर आना ही है। तो ऊपर आते आते वो बहुत तेज वाइब्रेट करेगा, जैसे तैसे ऊपर आया, पावर स्ट्रोक के साथ वो नीचे जाना शुरू हुआ, नीचे जाना शुरू हुआ, धीरे धीरे एग्जॉस्ट वॉल्व खुल गया और एग्जॉस्ट वॉल्व खुलने के बाद एग्जॉस्ट गैस बाहर आना निकलना शुरू हो गई। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी स्पार्क टाइमिंग। जब एक मालूम है कि 80 डिग्री का इंजन का टेम्परेचर पहुंच चुका है, तो वो स्पार्क टाइमिंग को जल्दी होना चाहिए या देर से होना चाहिए? क्या है आपकी राय, क्या है आपका विचार, क्या है इस पे बताइए। करना भी है सर देर से। देर से होना चाहिए, वेरी गुड। तीसरा ट्रेन का तो वो जब देर से होगी बेटा, तो जो पहले से जो कंबशन चालू हो गया रहता था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाएगा, और जैसे ही पिस्टन टीडीसी पे होगा उसी समय स्पार्क प्रोड्यूस होगा, तो पिस्टन को बेटर थ्रस्ट मिलेगा नीचे जाने। इस पूरी स्टोरी का मतलब क्या हुआ कि जब इंजन ठंडा है, मॉडरेट टेम्परेचर पे नहीं पहुंचा है, तब उस समय एडवांस होनी चाहिए इग्निशन टाइमिंग। इस शब्द को कहते हैं एडवांस। क्वेश्चन ये हो सकता है आपका कि व्हाट इज द रोल ऑफ द एडवांस एंड रिटार्ड इग्निशन टाइमिंग टू कंट्रोल द नॉकिंग। अब इसको ऑब्जेक्टिव में भी बना सकते हैं आप, सब्जेक्टिव में भी बना सकते हैं। तो उस केस में when the engine not reach up to the optimum temperature level, that ignition timing should be in a advance mode। मतलब पिस्टन टीडीसी पे जा रहा है कंप्रेशन स्ट्रोक के लिए, बट पिस्टन टीडीसी से 18 से 20 डिग्री नीचे है, तभी फायर हो जाना चाहिए, ताकि पिस्टन ऊपर तक जब तक जाएगा कंप्लीट कंबशन हो चुके और पिस्टन पावर लेके नीचे जाए। एंड इस केस में इंजन का टेम्परेचर मॉडरेट है, मतलब मैं कह सकता हूं सर 40 टू 50 डिग्री सेल्सियस। बट इंजन का टेम्परेचर लगातार गाड़ी चलाने के कारण, एक सेकंड रुकना, इंजन का टेम्परेचर लगातार गाड़ी चलाने के कारण बेटा वो लिखो ना कि तुम फीस का कितना अमाउंट बचा हुआ है और कब तक जमा करो। अरे वो फाइन बात का केस है, उसको अपन पहले, ये तो मेन तो अभी फॉर्म तो फॉरवर्ड होगी तो नहीं। हाँ जी, तो कहाँ था मैं, भूल रहा हूँ, थोड़ा याद दिलाओ जल्दी। हेलो, ओके, एडवांस टाइमिंग पे था। तो एडवांस टाइमिंग के बाद जैसे जैसे इंजन का टेम्परेचर बिकॉज ऑफ थर्मल लॉसेस के कारण बढ़ता जाता है और 70-80 डिग्री पहुंच चुका है, उस केस में जो प्री इग्निशन हो रहा है, वो प्री इग्निशन को टाइमिंग के माध्यम से कंट्रोल करेंगे हम लोग। और जो स्पार्क टाइमिंग जो हो रही थी पहले 18 से 20 डिग्री पे पिस्टन टीडीसी से पहले, उसको हम करेंगे पिस्टन को टीडीसी पे पहुंचने के या तो 5 डिग्री पहले या 5 डिग्री बाद। समझ में आई मेरी बात? एक महीना तारीख यार भैया, नहीं नहीं, जनवरी कौन सी तारीख को जमा करेगा? 15 तारीख नहीं मानेगा, वो नहीं होगा फॉरवर्ड, मैं क्या बोलूं। हम्म।
सर के भी साइन करा चोटी सर, पहले चोटी सर फिर प्रिंसिपल सर। तो जो टाइमिंग है वो 5 डिग्री पहले होगी या फिर 5 डिग्री बाद होगी। तो ये जो मेथडोलॉजी है, जो प्रोसेस है, ये अपने आप होना चाहिए बेटा। और ये प्रोसेस अपने आप हो तो अभी का जो न्यू जनरेशन इंजन है उसमें हमारे लिए काफी इजी हो गया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, जिसको सॉफ्टवेयर कहते हैं हम लोग, इंजन का ईसीएम कहते हैं, उसके माध्यम से होने लग गया। लेकिन जब पुरानी टेक्नोलॉजी थी जहां पे हम कार्बोरेटर यूज करते थे, तो वहां पे हम कार्बोरेटर पे सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर लगाते थे। सुना है नाम सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का? यस सर। हाँ, तो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर लगाते थे कार्बोरेटर के नीचे। तो जैसे जैसे हमारा वहां पे इंजन पे लोड आता था, स्पीड कम होती थी, लेकिन उसके लिए हम ताकत देने के लिए ज्यादा एक्सेलेरेटर दबाते थे ताकि ज्यादा एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर जाए। उस केस में ज्यादा क्वांटिटी का स्पार्क टाइमिंग भी चाहिए मेरे को, तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर जो कांटेक्ट ब्रेकर पॉइंट होता था बेटा, उसको गैप को बढ़ा देता था। और गैप को बढ़ाने से तो वहां पे देर की इंटेंसिटी तक का हाई वोल्टेज मिलता था। तो ये जो कंसेप्ट है, दिस इज रिलेटेड विद द टाइमिंग। अब इग्निशन टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा, नॉकिंग को बढ़ाने के लिए या कम भी करने के लिए। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है, आज का जो डिस्कशन का प्रोसेस था हमारा, कि पहला हमने शुरू किया कहाँ से? इक्विवेलेंस रेशियो से। दूसरा हमने शुरू किया कार्बोरेशन प्रोसेस से। तीसरा हमने किया नॉकिंग। तो ये जो तीनों प्रोसेस है ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। यदि मेरा इक्विवेलेंस रेशियो का एयर फ्यूल मिक्सचर बहुत ज्यादा रिच हुआ, गाड़ी तेज चल रही है, एक स्पीड में चल रही है जब भी, तो फिर नॉकिंग बहुत तेज हो जाएगी। और उसके प्रोसेस के कारण जो कार्बोरेशन प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं होगा, और आपकी गाड़ी ओवरफ्लो या बहुत ज्यादा पेट्रोल का स्मेल के साथ चलती रहेगी। फाइनली ये होगा कि आपका गाड़ी के सराउंडिंग में या एग्जॉस्ट के थ्रू ब्लैक स्मोक आता रहेगा। तो ये जो तीनों प्रोसेस है एक दूसरे से कोरिलेटेड है। नॉकिंग हो गया, कार्बोरेशन हो गया, और आपका इक्विवेलेंस रेशियो है। तो नॉकिंग सबसे ज्यादा होगी यदि मेरा इक्विवेलेंस रेशियो इस 5 के नीचे है, इक्वल के नीचे है। मतलब 3 कंडीशन बताई थी मैंने, 5 इज इक्वल टू 1, 5 इज लेस देन 1, 5 इज ग्रेटर देन 1। तो यदि 5 इक्विवेलेंस नीचे है तो फिर से नॉकिंग की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ऊपर है, लीन मिक्सचर है, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा एक्सीलरेटर दे रखा है, और यदि वहां पे सिर्फ एयर का इंटैक्ट जाता है, पेट्रोल का नहीं है, क्योंकि पेट्रोल जो भी लिमिटेड आ रहा है वो इतना टेम्परेचर बन चुका है कि पहले ही बर्न होना शुरू हो जाए, उस केस में भी नॉकिंग की टेंडेंसी रहेगी। तो ये तीनों पे आप बताइए, कोई आपको शंका, डाउट, फिर आगे चलते हैं। प्रयाग, तुषार, बोलिए। नो सर। समझ में आ गया सब? हेलो सर। हाँ आसी। सर इक्विवेलेंस रेशियो बता दीजिए एक बार सर। इक्विवेलेंस रेशियो जो होता है आसिफ, वो जो यस हमारा सर। इंजन को किस मोड में पेट्रोल और एयर का मिक्सचर चाहिए डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे, वो चीज हमें वहां पे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है बेटा? तो 3 यस तरीके सर। के यस सर। पेट्रोल के मिक्सचर हम लोग इंजन में उपयोग करते हैं। जब आप मोटरसाइकिल को चालू करते हैं ठंड से 6 घंटे के गैप में, तो वो होता है रिच मिक्सचर होता है। उसका जो रेशो होता है यस सर। 9:1 होता है, 9 ग्राम हवा 1 ग्राम पेट्रोल होती है। जब मोटरसाइकिल को आपने चालू यस कर सर। लिया और आइडल स्पीड में छोड़ दिया, तो करीबन 7 सेकंड के आसपास मिक्सचर धीरे धीरे लीन होना शुरू होता है, मतलब वो रिच से मॉडरेट होना शुरू होता है, जाकि हवा की क्वांटिटी बढ़ जाती है और पेट्रोल की क्वांटिटी उतनी रहती है। लेकिन जब यस आप सर। गाड़ी को पहले गियर से लेके 5वें गियर तक चलाते हैं और आराम से 50 या 70 की स्पीड पे एक से स्पीड में चलाते हैं 5वें गियर में, स्मूथ ड्राइव यस सर। करते हैं, तो उस समय आपको मैक्सिमम एवरेज मिलना चाहिए, और उस समय जो एयर फ्यूल मिक्सचर होता है वो लीन हो जाता है बेटा। यस समझ सर। में आया? लीन यस मिक्सचर सर। मतलब जो एयर फ्यूल रेशो है वो हो जाएगी 17:1। बराबर है? यस सर। ओके।
सॉरी 14:1 40:1 14:1 होगा। लेकिन Yes, अभी sir. का जो न्यू जनरेशन व्हीकल है बेटा, जितनी नई कारें आ रही है पिछले 5 साल के रेशो में हम देखें तो वो एयर फ्यूल रेशो जाने लग गया है 17:1 के सबसे आसपास अच्छा जाने, तरीका बताऊं? और तभी उन गाड़ियों का कोई वाला एवरेज अच्छा प्रैक्टिस करके देख, उसके बाद है। बना। Yes, sir. प्रैक्टिस कर, उसके बाद बना क्या बनता और है। इक्विवेलेंस रेशियो को हम 5 से डिनोट करते हैं। उसका जो फॉर्मूला होगा बेटा वो एयर हाँ, फ्यूल तो तू रेशियो अब इन चारों में से एक्चुअल मल्टीप्लाई मोड करके पे देख और बना के देख डिवाइडेड पहले। बाय एयर ठीक है फ्यूल ना? रेशियो थ्योरेटिकल मोड पे। थ्योरेटिकल मोड मतलब स्टोइकोमेट्रिक केमिकल स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो और केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो, मतलब इसको क्या अच्छा, कहते ये हैं हम 5 नंबर में से ही बनेगा, सोच क्या बनता है। 1:14.7 Yes, बराबर sir. है। Yes, हाँ, sir. 14.7 ग्राम एयर होगी, 1 ग्राम पांचों का मिला के पेट्रोल एक फैक्टर बनेगा। पेट्रोल होगा। पांचों को मिला के 2 नंबर क्लियर हो बनेंगे। गया। Yes, sir. क्या बनाएगा कि जो प्लस माइनस करना है 14 में अब मिला है पूछो। तो 32। और बताइए प्लीज, एनी डाउट? सर डिटोनेशन और बता दीजिए। डिटोनेशन जो होता है बेटा, इट इज द सीवियर कंडीशन ऑफ द नॉकिंग, और डिटोनेशन नॉर्मली डीजल व्हीकल में होता है। जितना पेट्रोल इंजन में होगा दैट्स कम्स अंडर द नॉकिंग, एंड whatever same kind of surface ignition और प्री इग्निशन जो होता है डीजल गाड़ी में, उसको हम लोग कहते हैं डिटोनेशन। थोड़ा सा फर्क है, पेट्रोल गाड़ी में जो इग्निशन होता है वो इंस्टेंटिनियस इग्निशन है, क्योंकि स्पार्क प्लग ऊपर लगा रहता है, नीचे से एयर फ्यूल मिक्सचर दबाते हुए जाता है, कंप्रेस करते जाता है और वहां पे जाके उसको बर्न करता है। बट इन केस ऑफ डीजल इंजन बेटा, आपको पता है कि एयर सिर्फ सक्शन स्ट्रोक में सक होती है, फ्यूल नहीं आता है उसमें, और केवल एयर को हम कंप्रेस करते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक में। और जब एयर का टेम्परेचर 600 से 800 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है कंप्रेस होते होते, और करीबन 10 डिग्री नीचे बिफोर द टॉप डेड सेंटर, वहां पे हाई प्रेशर डीजल को हम इंजेक्टर के थ्रू फाइन पार्टिकल में स्प्रे करते हैं, और वो फाइन पार्टिकल of diesel comes in a contact with the hot air of 600 डिग्री सेल्सियस और धीरे धीरे जलना शुरू होता है। तो हो सकता है जब डीजल पेनिट्रेट करता है, स्प्रे करता है नीचे तक, तो वो जो नीचे वाला जो पिस्टन का सरफेस पे ज्यादा गर्म हवा हो तो वहां जलेगा। हो सकता है किसी को पास में थोड़ा सा बीचों बीच मिल गया, वहां जलेगा। हो सकता है किसी को सिलेंडर के बॉल की तरफ मिल गया, वहां जलेगा। तो दैट टाइप ऑफ कंबशन इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस कंबशन। मतलब एक एरिया के अंदर एक घर है, घर के अंदर अलग अलग सिरे से आग लगना शुरू हुई, लग रही है, एक साथ नहीं लग रही है, थोड़ा आगे पीछे लग रही है। तो इस तरीके के कंबशन को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। और यही स्पॉन्टेनियस कंबशन के कारण डीजल इंजन की आवाज ज्यादा होती है कंपेयरिंग विद द पेट्रोल इंजन। समझ में आ गया? यस सर। और डीजल इंजन की जो आवाज ज्यादा होती है तो उस आवाज में नॉकिंग छुप जाती है, वो नॉकिंग का साउंड समझ में नहीं आता है। तो वो जो नॉकिंग का आवाज होता है लिटिल बिट ज्यादा होता है कंपेयरिंग विद द पेट्रोल इंजन, इसलिए उसको डिटोनेशन कहते हैं। ठीक है, कई बार डीजल गाड़ी आपने देखा होगा, कई आसपास से निकलती, तेजी से निकलती तो उसमें अलग सी आवाज आनी शुरू होती है। वो जो आवाज आती है जस्ट बिकॉज ऑफ डिटोनेशन एंड स्टकिंग ऑफ द नोजल। मतलब उसमें 4 सिलेंडर इंजन है तो कोई एक सिलेंडर का नोजल काम नहीं कर रहा है, वहां डीजल स्प्रे नहीं कर रहा है, तो वो पावर लॉस हो रहा है, और वो पावर लॉस के कारण कंप्रेशन में प्रेशर बन रहा है और उसके कारण वो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है। तो ये सारी चीजें होती है। और पूछिए, थोड़ा सा टू वे इंटरेक्शन रखेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ बोलिए बोलिए प्लीज सर मुझे एक अंकित। चीज पूछनी थी कि सर अभी 2 दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा था कि जी मार्केट में एक नए टाइप का पेट्रोल आया है अल्ट्रा प्रीमियम नाम से। बिल्कुल, वेरी गुड। ये हाँ सर जो हाँ 160 रुपए लीटर है जी जी जी। सर, तो वो डिफरेंट कैसे है एक्स्ट्रा प्रीमियम और नॉर्मल देखो, पेट्रोल? आपने पहले थोड़ी सी केमिस्ट्री यदि पढ़ी होगी तो हम लोग क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनाते हैं, हाँ एग्री? सर। और क्रूड ऑयल को हम, क्रूड ऑयल मतलब क्या हुआ बेटा, बहुत गाढ़ा खराब सा तेल,
हाँ ठीक सर, है, तो बाद में बहुत डिस्टिलेशन गाढ़ा। करते हैं सर। हाँ, अब जब हम उसको स्टेप बाय स्टेप डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं बेटा, तो धीरे धीरे वो उसकी जो इम्प्यूरिटीज हैं वो अलग होती जाती है, और नाउ इट्स बिकम ए प्योर 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 प्योर। तो Yes. सबसे पहले जब क्रूड ऑयल को हमने बर्न किया तो वो गाढ़ा ऑयल आया जिसको जलाना बहुत डिफिकल्ट था। तो हाँ। हम जो क्लीन करते आए तो एक स्टेज आई जिसको हमने नाम दिया कैरोसिन, मिट्टी का तेल, Yes. है ना। और आपने देखा होगा मिट्टी के तेल से पेट्रोल गाड़ी भी चल जाती थी और डीजल गाड़ी भी चल जाती थी, वो अलग बात है, नुकसान बहुत होता था लेकिन चल जाती थी। उसके बाद उसको नेक्स्ट फिल्टरिंग प्रोसेस पे किया हमने, तो थोड़ा सा डीजल जैसा एक फ्लूइड आया, ठीक है। उसके बाद हमने और उसको रिफाइन किया, और रिफाइन किया तो हम पेट्रोल पे पहुंचे। अब यदि तीनों की प्रॉपर्टी को आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करिए, डीजल को और कैरोसिन को, मिट्टी के तेल को और पेट्रोल को एक बाउल में आप भर दीजिए और छोड़ दीजिए, सबसे जल्दी एवोपरेट क्या होगा बेटा? पेट्रोल होगा, फास्ट। सेकंड होगा कैरोसिन होगा, ठीक है बेटा। और तीसरा जो डीजल है वो नहीं होगा, वैसे ही का वैसे ही रखा रह जाएगा। और ये सब मैं बात कर रहा हूँ रूम टेम्परेचर की बेटा, क्लियर है? रूम टेम्परेचर में क्या होगा उसकी मैं आपको बता रहा हूँ कंडीशन। तो जब रूम टेम्परेचर पे ये चीज सिचुएशन हो रही है, अब इसके बाद मैं पेट्रोल को और रिफाइन करता हूँ और प्यूरिफाइड करता हूँ और डिस्टिलेशन प्रोसेस पे लाता हूँ, तो वो होगा सुपर फास्ट एवोपरेटिव लिक्विड। मतलब रूम टेम्परेचर पे मैंने रखा तो पेट्रोल धीरे धीरे एवोपरेट होना शुरू हुआ, लेकिन व्हाइट पेट्रोल जो होगा वो इंस्टेंटली होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो व्हाइट पेट्रोल है बेटा, हम लोग इसलिए इसको बहुत महंगा रखते हैं क्योंकि ये आपका जो आपके प्लेन्स होते हैं, Yes, sir. एरोप्लेन होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, उसमें यूज होता है। इसमें इसलिए इनकी हमारी मजबूरी है बेटा इसको यूज करने के लिए, क्योंकि प्लेन और हवाई जहाज बहुत ज्यादा हाइट पे रन करते हैं, और जो हाई एल्टीट्यूड पे जब रन होता है तो बेटा वहां टेम्परेचर बहुत मिनिमम होता जाता हाँ है, सर। और मिनिमम होने के कारण वो फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है। हाँ। क्लियर हो गया? तो Yes. दो दो चीज हो गई, एक व्हाइट पेट्रोल को हम लोग एरोप्लेन में यूज करते हैं, लेकिन उसके बाद भी रेसिप्रोकेटिंग इंजन के साथ यूज नहीं करते हैं, गैस टरबाइन के साथ यूज करते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग इंजन वहां पे उतना पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाता, क्योंकि वहां पे प्योर ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत होती है ना। जैसे आप पहाड़ पे चढ़ जाते हैं तो आपको सफोकेशन होता है, घबराहट होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो वहां पे गैस टरबाइन इंजन यूज होता है। और जितना ज्यादा हम इम्प्यूरिटी ऑफ पेट्रोल बढ़ाते जाएंगे उसका, अच्छा आप यदि आपने कभी यूज किया है कि आपकी मोटरसाइकिल में उस पेट्रोल को? हाँ सर, पेट्रोल सर कौन सा नहीं, नया वाला? हाँ नया वाला। नहीं नहीं सर, वो तो महंगा है सर। अरे एक बार करके देखिए, आप सिर्फ 1 लीटर लीजिए, आपका नॉकिंग बढ़ जाएगा बेटा, आपका इंजन का नॉकिंग बढ़ जाएगा। लेकिन जब तक वो इंजन ठंडा से ऑप्टिमम टेम्परेचर तक आएगा, 0 हाँ। से 80 डिग्री, जब तक यू विल गेट द सुपर परफॉर्मेंस। लेकिन जैसे ही आप उसको लगातार और चलाते जाएंगे लो गियर में, तो आपका इंजन ज्यादा नॉइस करना शुरू होगा, क्योंकि वो समय से पहले ही एवोपरेट और बर्न होना शुरू हो जाएगा, जिसके लिए मेरा जो इग्निशन सर्किट है गाड़ी का वो तैयार नहीं है। क्लियर हो गया? Yes, sir. हाँ, तो आप जैसे अपना मोटरसाइकिल में हमेशा कितना लीटर पेट्रोल रखते हैं? सर कम से कम आधा लीटर तो रखते हैं। तो वो गलत करते हैं, उसको रखिए आप 9 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी, आप आधा लीटर रखेंगे तो एवोपरेशन लॉसेस ज्यादा होता है और आपको एवरेज भी नहीं मिलेगा, वैसे ही वो टेम्परेचर पाके उड़ जाएगा। तो बेटर है ना, टेक द फुल टैंक ऑफ पेट्रोल। जितना ज्यादा फुल टैंक रखेंगे उतना ज्यादा आपको फ्यूल इफिशिएंसी ज्यादा मिलेगा, लॉसेस कम हो जाएंगे। ठीक है जी, और कोई शंका डाउट? प्रयाग, आसिफ, अंकित, तुषार, हाँ जी पूछिए, कोई शंका हो तो।
तो मीटिंग खत्म करें अपन लोग, मीटिंग खत्म करें। करा दूंगा ना कि वो आने वाले टाइम Yes, में sir. ऐसे ही लेगी। ओके, उसकी मैथ थैंक यू। उसको मैथ ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि उसका मैथ फेवरेट सब्जेक्ट बन थैंक जाएगा। यू सर। एक सेकंड में अटेंडेंस ले रहा हूँ बेटा, एक पढ़ाते क्या सेकंड थैंक यू अटेंडेंस ले रहा हूँ, या तुम मेरे को व्हाट्सएप कर दोगे अटेंडेंस लेके? हाँ यस सर कर दूँ। हाँ, मेरे को कर दो। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. यहाँ तक सुनना है कि नहीं? यहाँ तक स्टेप आगे नहीं समझना।